बनारस शहर कहने को तो महादेव की नगरी है, पर यहाँ मोहब्बत जैसे हवाओं में बहती है। हर किसी का दिल एकदम खारे सोने सा है। बनारस अपने घाटों के लिए, महादेव की भक्ति के लिए और महाआरती के लिए प्रसिद्ध है। मेरी नई कहानी भी यहीं से शुरू होगी और खत्म भी इसी घाट पे होगी। बनारस शहर, 80 घाट, सुबह का वक्त। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। बनारस 80 घाट पर बने महादेव का मंदिर, जिसमें सुबह की शुरुआत इस भक्ति गीत से होती है और सिर्फ एक ही आवाज इस बनारस को जैसे आकर खुद जगाती है, और वो थी काशी। जी हाँ, काशी। बनारस शहर में रहने वाली एक साधारण सी लड़की, जो महादेव की परम भक्त भी है और साथ में एक शिक्षिका भी। अरे ये तो काशी की आवाज है। मतलब सुबह के 4 बज गए। पुजारी जी भी उठते हुए बोले। काशी सुबह 4 बजे ही महादेव के मंदिर आती थी, खुद इस मंदिर को साफ करती और आरती करती थी। उसकी आरती की आवाज से ही बनारस के लोगों की सुबह होती थी। काशी आरती कर सबकी तरफ आरती की थाल को दी। सूरज भी अब पूरी तरह चमक के साथ निकल आया था और लोगों की तादाद भी बहुत बढ़ रही थी। वो सबको आरती देकर महादेव के मंदिर से बाहर आ गई। काशी आरती कर मंदिर से बाहर निकली ही थी कि सामने से आते हुए मठ के महंत जी मिल गए। वह अपने दोनों हाथ जोड़ के शिष्टाचार के साथ प्रणाम करती हुई बोली, प्रणाम महंत जी। महंत जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए पूछा, अरे काशी बिटिया प्रणाम, कैसी हो बिटिया? काशी ने मुस्कुराकर सर झुकाकर बोला, जी अच्छे हैं हम महंत जी। आरती हो गई क्या बिटिया? जी हो गई, हम बस जा ही रहे थे, स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे हाँ जाओ बिटिया जाओ, खुश रहो। महंत जी आशीर्वाद देके आगे बढ़ गए। काशी भी घाट से होते हुए बनारस की गलियों में चली आई। बनारस की गलियां तंग जरूर थी, पर चहल पहल भी बहुत होती है। यहाँ आपको सन्नाटा कभी मिल ही नहीं सकता। कभी कभी तो रात भी यहाँ की भोलेनाथ के नमों से गुंजमान रहती है। काशी एक दुकान पर रुकी। दुकान का नाम था शर्मा मिष्टा भंडार। उसने दुकान पर बैठे एक मोटे से बुढ़े आदमी से कहा, काका प्रणाम, कचौरी और जलेबी बांध दीजिए जल्दी से। अरे काशी बिटिया आ गई तुम? अरे तुम्हारी कचौरी और जलेबियां हम बांध के रखे हैं, बस अभी, और देखो तुम आ भी गई। ये थे दुकान के मालिक शर्मा जी। यह बोल शर्मा काका ने कचौरी और जलेबी की थैली उसे पकड़ा दिया। उसने काका को पैसे देते हुए पूछा, शुक्रिया काका, चलते हैं। और जय आ रहा है ना स्कूल, कहीं छुट्टी तो नहीं किया? तभी शर्मा काका के पीछे से जय, जो कि 8 साल का था, उसने कहा, नहीं दीदी, हम तो कब के तैयार हो गए। काशी ने उसे देख मुस्कुराया और थैली लेकर घर आ गई। काशी घर आकर आंगन में जूतियां उतार कर सामने बने तुलसी को हाथ जोड़कर वहां मंदिर से लाया हुआ फूल रख जैसे ही वो घर के अंदर गई तो उसके बाबा अनंत त्रिपाठी जी बैठे। उसके बाबा ने बिना उसकी तरफ देखकर कहा, आ गई आप काशी? काशी कचौरी और जलेबी की थैली मेज पर रखती हुई बोली, आपको कैसे पता चल जाता है कि यह हम है? उन्होंने अखबार मोड़कर सामने रखे टेबल पर रखते हुए कहा, आपकी पायल की आवाज से, जो हम आपको बचपन से ही पहनाते आए हैं, उसकी आवाज से। काशी ने मेज पर नाश्ता लगाया और अपने बाबा को भी नाश्ते के लिए बुला लिया। उन्हें नाश्ता करा, खुद नाश्ता कर वो स्कूल के लिए निकल गई और उसके बाबा आश्रम चले गए। आनंद जी के दोस्त राजेंद्र प्रताप सिसोदिया जी का आश्रम था, जिसे वह खुद देखते थे। उसका कार्यभार वही संभाला करते थे। उनके दोस्त इंदौर के शाही घरानों में से एक थे और वहीं अपना कारोबार करते थे। साल में एक बार आकर वह सबसे मिल लेते थे। काशी उनके लिए उनकी बिटिया से बढ़कर थी। उनके परिवार में वो अकेले थे, इसलिए अपना सारा प्यार काशी पर ही लुटाया करते थे। काशी जब स्कूल पहुंची तब स्कूल की घंटी बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे।
वे जल्दी से जाकर प्रिंसिपल सर के पास टाइम भरी और प्रिंसिपल सर को शुभकामनाएं बोलकर बाहर आ गई। घंटे लगते ही सारे बच्चे प्रार्थना के लिए आके ग्राउंड के लाइन में लगकर खड़े हो गए। स्कूल के सारे टीचर आकर अपनी अपनी क्लास के लाइन के सामने खड़े हो गए। प्रार्थना शुरू हुई तो सारे बच्चे एक साथ मिलकर प्रार्थना करने लगे। स्कूल की असेंबली खत्म होने के बाद सारे बच्चे अपनी अपनी क्लासों में वापस आ गए। काशी स्टाफ रूम में आकर वहां से अपना सामान निकालने लगी। तभी पीछे से आके शालिनी उसे गुड मॉर्निंग विश किया। वो उसे पीछे मुड़कर देखती हुई बोली, ओह तो आ गई आप। यार क्या करूं, अब तेरी तरह मैंने बनारस को उठाने का ठेका तो नहीं लिया, तो सोचती हूँ तेरे हिस्से का भी मैं ही सो लेती हूँ, और इसमें मुझे लेट हो जाता है। शालिनी ने अपनी अलमारी से अटेंडेंस रजिस्टर निकालते हुए कहा और दोनों हंस दी। चलो अच्छा, अब जाओ जल्दी क्लास में। यह बोल काशी अपनी वापस चली गई। आनंद जी आश्रम आ गए थे। यह आश्रम बहुत बड़ा था। इसमें विधवा स्त्रियों के लिए, वृद्धों के लिए और अनाथ बच्चों के रहने का इंतजाम था। यहाँ जितनी भी विधवा स्त्री थी वह कुछ ना कुछ काम करती थी और उन्हीं से खुद के लिए कमाती थी। वृद्ध महिला और पुरुषों की सेवा भी यहाँ होती थी और अनाथ बच्चों को पढ़ाया जाता था। आनंद जी रिटायर्ड हो गए थे अपनी टीचर की जॉब से, तो उन्होंने यहाँ पर आकर इन सबको अपना वक्त देना ज्यादा अच्छा समझा। वह अपना पूरा दिन इसी आश्रम में बिता देते थे। उनकी जिंदगी में काशी के अलावा कोई नहीं था। काशी की माँ बचपन में ही चल बसी थी, इसलिए उसकी परवरिश खुद उन्होंने अकेले किया। आनंद जी को काम करते हुए दोपहर हो गई थी। उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। तभी उनके मैनेजर दुबे जी ने बोला, सर खाना लगा दूं, दोपहर हो गई है। उन्होंने फोन फाइल देखते हुए कहा, नहीं दुबे जी अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? अभी ही खाएंगे। आप बाबा और हमारे साथ खाएंगे। यह आवाज सुन दोनों ने देखा तो काशी अंदर ही चली आ रही थी खाने का बॉक्स लिए। वह अंदर आके दुबे जी को प्रणाम करती हुई बोली, चलिए उठिए जल्दी। यह कहते हुए उसने खाने का टिफिन मेज पर रख दिया। उसने टिफिन खोलते हुए कहा, और दुबे चाचा जी आपने खाना खाया या नहीं? आनंद जी ने फाइल रखते हुए उससे पूछा, पर काशी आप यहाँ क्या कर रही है? उसने खाना एक प्लेट में निकालते हुए कहा, आपको खाना खिलाने आए हैं, चलिए अब आप भी आ जाइए चाचा जी। अरे नहीं बिटिया, हम लेकर आए हैं, आप खाओ, हम भी चलते हैं। यह बोल दुबे जी वहां से चले गए। काशी भी अपने बाबा के साथ खाना खाने लगी। दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर काशी आश्रम के बच्चों को पढ़ाने चली गई। वह अपना वक्त इन बच्चों को पढ़ाने में, वहां की विधवा स्त्रियों को मिट्टी की मूर्ति बनाना सिखाने में और रात को जाने से पहले सारे वृद्धों को कहानी सुनाने में देती थी। काशी की जिंदगी में बस इतना ही था। काशी दोपहर से रात तक काम करती रही और रात को सब कुछ एक बार खुद देख के तब अपने बाबा के साथ घर के लिए निकल गई। राजस्थान। रात का वक्त कहा जाता है कि राजस्थान एक खूबसूरत राज्य है और इनकी शान यहाँ की सभ्यता, यहाँ का रहन सहन और खाना है। पर फिर भी इस शहर में कोई था जो थोड़ा अजीब लगा और अकेला था। इस शहर का मशहूर राजपूत और एक बैचलर व्यापारी। पूरा राजस्थान जिसके एक शब्द से हिल जाती थी, और वो था अभय प्रताप सिंह, जिसकी दुनिया में सिर्फ वो खुद था। अभय के घर में कोई नहीं था। कहते हैं कि जिसका जितना नाम मशहूर होता है उतने ही उनके दुश्मन भी होते हैं। इसी दुश्मनी में उसने अपने सारे घर वालों को खोया और आज वो जिंदगी में अकेला था, और यह अकेलापन उसके स्वभाव को भी बदल गया। उसकी गाड़ी जैसे महल के गेट के अंदर आकर सामने दरवाजे पर रुकी तो कुछ नौकर जल्दी जल्दी से बाहर आए। अभय गाड़ी से उतरा, एक रौबदार चेहरा। वो गाड़ी से बाहर आकर अंदर आया और नौकर उसका सामान लेके उसके पीछे आए। एक नौकर ने डरते हुए पूछा, हुकुम सा खाना? जी लगाइए, हम आते हैं।
यह बोल के वह अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर सामने अपने कोट निकाल कर रखा ही था कि तभी मोबाइल बजा। उसने फोन उठाया और सख्त आवाज में पूछा, काम हुआ या नहीं? दूसरी तरफ से डरती हुई आवाज में कोई बोला, नहीं साहब, उस लड़की ने मना कर दिया है उस जमीन को देने के लिए। एक 2 टके की लड़की की इतनी जुर्रत कि वह अभय प्रताप सिंह को मना करे। हम आ रहे हैं कल वहां, हम भी तो देखे ऐसा कौन पैदा हो गया इस धरती पर जो हमें ना करना जानता है। यह बोल उसने फोन काट गुस्से में बिस्तर पर फेंक दिया। बनारस शहर, रात का वक्त। काशी दूध गर्म करके अपने बाबा के कमरे में आई तो देखा आनंद जी बैठ के रामायण पढ़ रहे थे। उसने दूध का गिलास उन्हें देते हुए और रामायण लेकर माथे लगा बंद कर रखते हुए कहा, बाबा चलिए अब दूध पी लीजिए और सो जाइए और रखिए रामायण अब। आनंद जी भी गिलास लेकर बिस्तर पर बैठ गए। काशी कपड़ों को तय करती हुई बोली, बाबा आज फिर वो लोग आए थे जमीन के लिए, मैंने मना कर दिया। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा, काशी बेटा, अगर वो लोग चाहते हैं वो जमीन तो देकर छुट्टी करो ना, क्यों ऐसे लोगों से लफड़ा लेना? आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है बेटा। कुछ नहीं होगा हमें, और वह जमीन हम किसी को नहीं देना चाहते हैं और ना देंगे। वह माँ ने हमें दिया था। वह इतना कह के अपने बाबा को सुला के वहां से चली गई। वो छत पर आकर खड़ी हो गई। हल्की हल्की ठंडी थी। वह चांद को देखती हुई बोली, कोई ऐसा भी हो सकता है क्या महादेव जी, एक जमीन के लिए इतना पागल? जब ना बोल दिया तो क्यों फिर बार बार? वो जब भी गुस्सा होती तो ऐसे महादेव जी को शिकायत करती थी। दूसरी तरफ अभय अपने कमरे में बनी बड़ी सी बालकोनी में खड़ा होके आसमान की तरफ देखकर बोला, मुझे ना सुनना पसंद नहीं है, और तुम एक मामूली सी लड़की जिसने मुझे सिर्फ ना नहीं बोला, मुझे मजाक समझ लिया। मैं अब तुम्हें बताऊंगा मैं कौन हूँ। वॉट एंड वॉच, अभय ने गुरूर में कहा। बनारस सुबह का वक्त। काशी मंदिर से आकर घर के मेज पर नाश्ता लगाने लगी तो उसके बाबा उससे बोले, काशी आज आपके चाचा जी और हमारे दोस्त आ रहे हैं। आनंद जी कुर्सी पर बैठते हुए कहते हैं, चाचा जी आ रहे हैं, फिर तो आज हम स्कूल से आधे दिन की छुट्टी लेकर चले आएंगे और उनके लिए खाना भी बनाना होगा। वे आनंद जी को भी नाश्ता देती हुई बोलती जा रही थी। आनंद जी ने लगभग बड़बड़ाते हुए कहा, फिर से शुरू हो गया इसका। आप पूरे दिन या उनके मनपसंद की चीजें बनाएगी, पर जब हम बोलते हैं तो हफ्ते में एक बार। उन्हें ऐसे बड़बड़ाते हुए देख वो बोली, आप क्या बोले जा रहे हैं खुद से ही? कुछ नहीं। हाँ तो नाश्ता करिए। यह बोल वो चेयर खींच नाश्ता करने बैठ गई। दोनों ने नाश्ता किया और फिर साथ में घर से निकल गए। काशी स्कूल आई और प्रिंसिपल सर से बोल के आधे दिन की छुट्टी ले ली और शालिनी को भी छुट्टी लेने को बोल दिया। आनंद जी अपने आश्रम आए और वहां की साफ सफाई करवाने लगे। वैसे आश्रम कभी गंदा नहीं रहता था, पर फिर भी यहाँ तीनों वक्त साफ सफाई होती थी। आनंद जी ने सामानों को ठीक से रखते हुए दुबे जी से कहा, दुबे जी, बच्चों की परीक्षा होने वाली है, सारी तैयारी कर ली है ना आपने? जी बस पेपर आने बाकी है सर जी, बाकी सब हो चुका है। वार्षिक उत्सव की क्या तैयारी चल रही है? बच्चों को सिखाया जा रहा है ना? जी सर, काशी बिटिया कर रही है और सबको कार्ड भी बांट चुकी है। यह कहते हुए जिनको कार्ड जा चुका था उनकी लिस्ट दुबे जी उन्हें दे दी। काशी अपने स्कूल से छुट्टी लेकर शालिनी के साथ घर आकर तैयारी करने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शालिनी ने जाके दरवाजा खोला तो सामने खड़े अनजान शख्स ने उससे पूछा, जी काशी जी हैं क्या? आप यहाँ बैठे, मैं बुला के लाती हूँ। यह बोल शालिनी ने उसे अंदर बने बैठके में बैठा दिया और अंदर आकर काशी से बोली,
काशी कोई आया है, देखो जाके। यह बोल उससे कलछी ले कढ़ाई में पूरी तलने लगी। काशी हाथ धो के बाहर आई, देखा वही आदमी खड़ा था जो कल जमीन के लिए आया था। उसे देख वह भड़कती हुई बोली, मैंने आपसे बोला ना कि मुझे जमीन नहीं देनी, तो आप बार बार क्यों चले आते हैं? मैम, मेरे सर आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। वह कल या आज रात में ही आ जाएंगे। आप बस एक बार उनसे मिल लीजिए। मेरी नौकरी का सवाल है, प्लीज मैम। उस इंसान के बोलने पर काशी ने सोचा और 2 दिन बाद मिलने का बोल दिया। वह आदमी चला गया। काशी भी अंदर आ गई। साल ने उसे देख पूछा, कौन था ये? अरे कुछ नहीं, यह बोल दोनों वापस काम में लग गई। दोनों को काम करते हुए शाम हो गई और वक्त भी ज्यादा हो गया था, तो सालनी अपने घर चली गई। काशी भी ऊपर चली आई अपने कमरे में। वहां आकर वह तैयार हुई और नीचे आकर अपने बाबा को फोन लगा दिया। बाबा, कहाँ है आप? चाचा जी आए या नहीं? अरे हमारी राजकुमारी, पीछे मुड़ के देखे, हम तो कब के आ गए हैं। फोन पर राजेंद्र जी की आवाज सुन वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो राजेंद्र जी और आनंद जी खड़े थे। चाचा जी, आप आ गए? काशी दौड़ के गई और राजेंद्र जी के गले लग गई। कैसे हैं आप चाचा जी? काशी ने उनका बैग उतार कर रखते हुए कहा, हम तो ठीक हैं, पर हमारी बच्ची दुबली पतली लग रही है। यह कंजूस आपको कुछ खिलाता है या खुद खा जाता है? राजेंद्र जी ने मजाक करते हुए बोला, अरे यह बोलो कि यह मुझे कुछ देती है कि नहीं। हफ्ते में एक दिन कचौरी और जलेबी मिलती है, बस बाकी दिन वही फीका खाना। पर आज मैं इसकी एक बात नहीं मानूंगा। आज मेरा यार आया है, आज तो दोनों खाएंगे। आनंद जी खुश होते हुए बोले, वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आनंद जी ने बोला, हाँ चाचा जी, आज सारा खाना आपकी पसंद का बना है। आप बस हाथ मुंह धो के आ जाइए, हम खाना लगाते हैं। काशी बोलकर रसोई घर की तरफ बढ़ गई। राजेंद्र जी को लेके आनंद जी कमरे में चले गए। रात का वक्त, बनारस एयरपोर्ट। मुझे उस लड़की से मिलना है। अभय एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए बोला, जी हुकुम, पर अभी रात हो गई है, तो कल ही मिल पाएंगे आप? राणा ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा। अभय गाड़ी में बैठा और सारे बॉडीगार्ड भी आगे की गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी बनारस की सड़कों पर चल पड़ी। अभय अपना टैब लेकर कुछ करने में व्यस्त था। राणा, गाड़ी 80 घाट ले चलो। अभय ने टैब में देखते हुए बोला, जी हुकुम सा। राणा ने जवाब दिया और गाड़ी 80 घाट जाने वाली रोड पर मुड़ गई। अभय अपने में ही व्यस्त था। गाड़ी आके 80 घाट के थोड़े दूर आके रुकी, क्योंकि वहां तक आपको पैदल गलियों से होके जाना होता है। अभय बाहर आता है, हुकुम सा, इससे आगे पैदल जाना होगा। हमें भी आपके साथ ही चलते हैं। राणा ने बोला, बस कुछ लोग ही साथ चलेंगे, बाकियों को यहीं रहने दीजिए। अभय इतना बोल के जाने लगा। राणा और कुछ गार्ड उसके पीछे चलने लगे। अभय कुछ दूर चलने के बाद 80 घाट पर पहुंचता है। ये महागुरु देवव्यास जी कहाँ होंगे? अभय ने एक आदमी से पूछा। जी इस वक्त तो वह मंदिर में होंगे या अपने घर पर। जी यहाँ से सीधे निकल जाओ बाबू, वही मंदिर होगा भोलेनाथ का, उसके पीछे वे रहते भी हैं। एक आदमी ने अभय को बताया और चला गया। अभय आगे बढ़ गया। मंदिर के बाहर जूते उतार के वह अंदर गया। बाकी सब वहीं खड़े रहे रखवाली के लिए। अंदर आके उसने देखा महागुरु बैठ के कुछ लिख रहे थे। प्रणाम गुरुजी, अभय ने उनके पैर छूते हुए बोला। महागुरु देवव्यास जी ने अपने सर ऊपर कर चश्मे को ठीक करते हुए देखा। वह काफी बूढ़े हो गए थे और अभय के खानदान के महागुरु थे और बनारस के भी। आ गए तुम, मुझे पता था तुम आज आओगे, क्योंकि अब तुम्हारा यहाँ आने का वक्त आ चुका था। महागुरु ने अभय को बैठने का इशारा करते हुए कहा। हाँ गुरुजी,
वो कोई जमीन से जुड़ी बात थी तो इसलिए आना पड़ा। अभय ने बोला, जमीन से जुड़ी बात आपको यहाँ लेकर नहीं आई है अभय, बल्कि आपका भाग्य आपको यहाँ लेकर आया है। यहाँ से आप खाली हाथ नहीं जाओगे। यहाँ से आप कुछ ऐसा ले जाओगे जो आपकी जिंदगी में आपके साथ रहेगा। दूर होंगे उससे, पर दूर नहीं। गुरुजी की बातें अभय की समझ में नहीं आ रही थी, या यूं कहें कि वह समझना ही नहीं चाहता था। कुछ देर वहां रुक के अभय गुरुजी से अलविदा लेके वहां से चला आया और घाट पर खड़ा हो गया। कुछ है यहाँ की हवाओं में जो मुझे एक एहसास दे जा रही है बार बार, अभय अपने मन में ही बोला। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद वह होटल के लिए निकल जाता है। सुबह का वक्त, बनारस। अभय जॉगिंग सूट पहने घाट पर आया। उसके गले में हेडफोन है। तभी मंदिर से उसे गाने की आवाज आती है। वह खड़ा होकर सुनने लगता है। जी, यह कौन गा रहा है? अभय ने जाते हुए एक पंडित जी से पूछा। ये तो हमारी काशी बिटिया की आवाज है। उन्हीं की आवाज से बनारस की सुबह होती है, वरना यहाँ की सुबह भी फीकी लगती है। पंडित जी कह के मंदिर की तरफ बढ़ गए। अभय वहीं खड़ा सुनने लगा। जैसे ही आगे बढ़ा चलने को तो राणा ने आके रोक के दिया। हुकुम सा, आप इतनी सुबह बिना किसी को बताए यहाँ चले आए, कुछ हो जाता तो? राणा परेशान होते हुए बोला, चलिए चलते हैं, वैसे भी सूरज निकल आया है, आपको जमीन वाला काम भी करना है। राणा ने बोला। अभय कुछ सोच के चला जाता है और जाते जाते पीछे मुड़ के देखता है। काशी मंदिर से बाहर आती है और जाने लगती है। आज बनारस में कुछ दिन बहुत भीड़ भाड़ रहने वाली है, क्योंकि महाशिवरात्रि आने वाली थी और यह पर्व यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उस दिन तो लगता था जैसे खुद महादेव को सजाया जा रहा है। अरे काशी बिटिया, इस बार महाशिवरात्रि पर तुमको ही देखना है सब कुछ, और हर बार से भी अच्छा होना चाहिए इस बार। महागुरु ने बोला। जी गुरुजी, काशी पैर छूती हुई बोली और घाट से बाहर आ गई। घर आकर उसने सबको प्रसाद दिया। तो आज भी बनारस की सुबह आपकी आवाज से होती है? राजेंद्र जी ने प्रसाद लेते हुए बोला। चाचा जी, आप यहाँ आए हैं तो काम तो होगा जरूर कुछ। काशी ने मेज पर नाश्ता लगाते हुए कहा। है बेटा, इलाहाबाद में कुछ काम है, तो सोचा आपसे भी मिल लूंगा और काम भी कर लूंगा। राजेंद्र जी कुर्सी पर बैठते हुए बोले, तब तो हम भी तुम्हारे साथ चल लेंगे, कुछ आश्रम का काम वो भी हो जाएगा। आनंद जी ने बोला। सबने नाश्ता किया और अपने अपने काम में लग गए। आज आनंद जी घर पर ही थे। काशी को आश्रम जाने को बोल दिया। काशी स्कूल से छुट्टी लेकर आश्रम पहुंचती है। आ गया वो आदमी जिसे जमीन का काम सौंपा था। अभय टाई पहनते हुए कहता है, जी सर, यादव जी आ गए हैं। राणा ने बोला। बुलाओ उन्हें। अभय ने कोट पहनते हुए कहा। राणा यादव जी को बुलाकर लाया। प्रणाम सर, यादव जी कहकर हाथ बांधकर खड़े हो गया। उस लड़की के बारे में जो पता है बताओ। अभय ने चाय का कप उठाते हुए बोला। सर, उसका नाम काशी है, स्कूल में टीचर है, उसके पिता के अलावा उसका कोई नहीं है, और एक आश्रम है जिसे वह चलाते हैं। यादव बोल के चुप हो गया। चलो उसके स्कूल चलते हैं। अभय उठा और जाने लगा। कुछ वक्त में वह सब काशी के स्कूल के सामने थे। जाओ पता करो वो कहाँ है और बुलाओ उसे यहाँ। अभय ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। यादव जी गए, पता करके आए। सर, वो आज नहीं आई है। यादव ने सर झुका के बोला। आश्रम कहाँ है? सर, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। अभय ने आश्रम का पता लिया और यादव को पैसा देके भेज दिया। राणा, इस लड़की के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, सारी। सुबह के उठने से लेकर रात के सोने तक यह क्या करती है, और बचपन से अभी तक सारी बातें, और इस जमीन के बारे में भी। अभय ने गाड़ी में बैठते बैठते कहा।
जी हुकुम, हो जाएगा, बस कुछ वक्त दीजिए। राणा ने भरोसे के साथ बोला। अभय की गाड़ी आगे बढ़ गई। काशी आश्रम आके वार्षिक उत्सव की तैयारी में व्यस्त हो गई। दिन भर वह सबको बताती रही कि क्या करना है, कैसे करना है, और बच्चों को गाने सिखाया और डांस भी। सबको सबका काम बताते और सारे काम करते हुए उसे रात हो गई। वह जाने से पहले वृद्धों के पास आई। आज सब उससे नाराज थे क्योंकि काशी ने आज उनसे बात नहीं की और ना ही उनसे मिलने आई थी। अच्छा बाबा, माफ कर दो, गलती हो गई। काशी कान पकड़े खड़ी थी। क्या होगा जब काशी और अभय एक दूसरे से टकराएंगे? जानने के लिए बने रहें इस कहानी के साथ।